जी वेलकम बैक स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 10 है हमारा, वीक 5 ही है और इसमें देखें नेट इनकम, इसको भी मैं रिकॉल कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे इसकी हमने प्रैक्टिस नहीं की थी। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसका हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसके जो डेबिट क्रेडिट रूल हैं वो भी कुछ बच्चों का इश्यूज था, उसको डिटेल में जो है दोबारा से जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब देखें नेट इनकम होती क्या है, इसकी डेफिनेशंस अगर आप थोड़ा रिकॉल करें, हमने की थी कि नेट इनकम जस्ट अकाउंटिंग रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बिजनेस ऑपरेशन जब भी हम कर रहे होते हैं, उस बिजनेस ऑपरेशन से हमें जो रिटर्न मिलता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में, उसको हम क्या कहते हैं, हमारी एक नेट इनकम है। ठीक हो गया। तो अच्छा, नेट इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं? नेट इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अच्छा, अब ये जो नेट इनकम है, पहले हमने जैसे बात की थी कि जो भी रेवेन्यू है या नेट इनकम है, इससे होगा क्या? हमें इसके डेबिट क्रेडिट रूल को डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये जो कि आपको नजर आ रही है यहाँ पे, देखिए नीचे, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। इनमें से हमें किसका सहारा चाहिए? हमें एक ना एक ऐसा अकाउंट चाहिए जो कि रेलेवेंट हो, लिंक कर रहा हो नेट इनकम के साथ। तो वो ऑब्वियसली बात है, वो क्या होगा? वो आपकी ऑनर इक्विटी ही है। रीजन इज दैट के जो ऑनर है वो ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, जो प्रॉफिट होता है ऑनर्स का ही होता है ना। ठीक है, तो इस वजह से हम यही बात कर रहे हैं कि नेट इनकम इज एन इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रॉफिटेबल ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। नोट, नेट इनकम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी कैश और एनी अदर स्पेसिफिक एसेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था यही जो मैंने रीड की कि जो नेट इनकम है हमारा, ये लिंक करती है किसके साथ? बिजनेस ऑपरेशंस के साथ, और ये ऑनर इक्विटी को इंक्रीज करती है। ना कि हम नेट इनकम को कहें कि हम जो है, हमारा जो कैश है या जो भी कोई स्पेसिफिक एसेट है उसमें इजाफा हो गया नेट इनकम से। ठीक है, तो नॉर्मल हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं स्टूडेंट, ये अब आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैंने बताया था कि आप कोई भी प्रोडक्ट जस्ट लाइक सेल करते हैं, तो सेल हमारी क्या होती है? वो क्रेडिट होती है। और जो कैश है वो हमारा कैश एक एसेट है, लेकिन इसको हम डेबिट कर रहे होते हैं। तो यही हमारा, ऐसा नहीं है कि नेट इनकम से एसेट में इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आप ये देखें, एज इनकम इज अर्न एदर एन एसेट इज इंक्रीज और अ लायबिलिटी इज डिक्रीज, ये फैक्ट है कि जब नेट इनकम या इनकम इंक्रीज होती है तो उसमें हमारा जो एसेट इंक्रीज होगा, वो कैसे होगा? वो कैश में इजाफा हो रहा होगा। ठीक है, बाकी जो लायबिलिटी है वो ऑब्वियसली बात है डिक्रीज हो रही होती है, उस पर कोई इसका असर नहीं है। ठीक है, और इससे ही रही बात ऑनर इक्विटी की, तो ऑनर इक्विटी तो हम इसी के बिहाफ पे इसके डेबिट क्रेडिट रूल को डिफाइन करते हैं। नेट इनकम ऑलवेज रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द ऑनर इक्विटी। ठीक हो गया, तो ये हमें पहले ही पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, चलें जी। आवर point is that net income represent an increase in honor equity as a direct relation with type of the amount on an asset or a hand। ठीक है, इवन इज अ बिजनेस ऑपरेशन इज अ प्रॉफिट में रन आउट शॉर्ट ऑफ द कैश। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हम बात कर लेते हैं नेट इनकम का। तो चले, हमने कह दिया कि नेट इनकम जो है ऑनर इक्विटी से लिंक होती है, और ऑनर इक्विटी का जो भी अकाउंट इंक्रीज करता है तो उसको भी हम क्या कर रहे होते हैं? उसको हम इसी तरह से लिख रहे होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, दूसरी बात अब ये है कि रिटेन अर्निंग है, उसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि जो रिटेन अर्निंग है, देखें आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हम जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले जो है हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है, और इनकम स्टेटमेंट के बाद जो है हमने रिटेन अर्निंग बनानी होती है। फिर हम आगे मूव कर रहे होते हैं अपने इस साइड पे, हम बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिटेन अर्निंग अकाउंट है, इट अपीयर इन अ स्टॉक होल्डर इक्विटी, नो डाउट। ठीक है, और इक्वेशन सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट, जो भी हमने इक्वेशन बनाई हुई है बैलेंस शीट में, अगर आप देखें स्टॉक होल्डर इक्विटी को, तो उसमें आपको रिटेन अर्निंग नजर आएगी। तो रिटेन अर्निंग जो है, ये अब है किस किस्म का अकाउंट? बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, रिटेन अर्निंग जो है, देखें जब भी आप अपना अर्निंग कर लेते हैं ना, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को हमने फिर क्या करना होता है? एक परमानेंट अकाउंट जो कि रिटेन अर्निंग ही है, उसमें क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग एक परमानेंट अकाउंट है। हम इसमें क्या करते हैं? कुछ पैसे जो है हम ऑनर्स को दे देते हैं, जिसको हमने डिविडेंड का नाम दिया था। ठीक है, और बाकी जो पैसे हैं हम अपने पास एज अ रिजर्व रख लेते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट में, इन फ्यूचर फॉर री इन्वेस्टमेंट या फर्दर जो भी आपके पास इसका क्राइटेरिया हो। ठीक है, तो ये जो है हमें करना पड़ जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलें, ये जो रिटेन अर्निंग अकाउंट है, इसको जो है आपने इसी तरह से ट्रीट करना होगा। ओके,
ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा जी, रिटेन अर्निंग अकाउंट हमारा जो है डिविडेंड हम माइनस करने के बाद जो है जो पैसा अपने पास सेव रख लेते हैं तो उसको हम रिटेन अर्निंग अकाउंट होता है। ठीक है, और ये ऑनर इक्विटी सेक्शन में ही होता है कैपिटल स्टॉक के बाद। ठीक हो गया, तो ये सारी इस पैसेज में यही इंफॉर्मेशन इसको दी हुई है। ठीक है, अच्छा जो रेवेन्यू है अब उसकी बात कर लें। रेवेन्यू को हमने कैसे डिफाइन किया था, दोबारा से रिकॉल कर लें। रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड price of goods sold and services rendered during the given accounting period। यही बात हमने की थी कि रेवेन्यू क्या होता है, जस्ट अ प्राइस। ये प्रॉफिट नहीं है, ये मार्जिन नहीं है, ये सिर्फ प्राइस है हमारे गुड्स की जो कि हम सोल्ड कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं अपने कस्टमर से, उसकी जो है प्राइस डिमांड करते हैं। ठीक है, तो अर्निंग रेवेन्यू कास्ट ऑनर इक्विटी इज इंक्रीज। अच्छा, ये अब डेबिट क्रेडिट रूल को थोड़ा सा रिकॉल कर रहा है और ये हमें पता है कि जब भी अर्निंग होगी, रेवेन्यू अर्न होगा, ऑनर इक्विटी से इंक्रीज होगी। तो व्हेन अ बिजनेस रेंडर सर्विसेज टू और sell merchandising to its customer is usually receive cash or acquire an account receivable। ये जो मैंने पहले बात की थी कि जब भी बिजनेस हमारा रेवेन्यू जनरेट करता है तो क्या होगा, वो कैश रिसीव कर लेगा या फिर अगर क्लाइंट हमारा पैसा नहीं दे रहा तो वो हम अकाउंट रिसीवेबल लिख लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात इनफ्लो ऑफ द कैश and receivable from the customer increase the total asset of the company। On the other hand side of the accounting equation, honor equity increased to match the increase in total asset। ठीक हो गया। चलें जी, ये अब आपके वही कॉन्सेप्ट दोबारा रिकॉल कर रहे थे। अब ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल है, सिंपल रेवेन्यू इंक्रीज करता है ऑनर इक्विटी को, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और आपका जो डेबिट अकाउंट होगा वो क्या है, एसेट में से, यानी कि कैश या अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, चलें जी, ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल की मैं जैसे कहा था अभी, रियलाइजेशन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल जो है अटैचमेंट है इसकी रेवेन्यू के साथ। वो कहता है कि व्हेन शुड द रेवेन्यू विल बी इंक्रीज, रेवेन्यू जो है कब इंक्रीज होना चाहिए। जी बच्चों, रियलाइजेशन प्रिंसिपल में हम कह रहे थे कि हाँ, अच्छा इसमें ये है कि डेट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ गुड्स आर सोल्ड और द सर्विसेज आर रेंडर्ड। At this point, business has essentially completed the earning process। ठीक है, sale value of the goods or services can be measured objectively at any time prior to the sale। The ultimate volume of the goods or services sold can only be estimated after the sale। the only step that remain is to collect from the customer usually relatively certain event। ठीक हो गया। रियलाइजेशन जो प्रिंसिपल है जस्ट इंडिकेट करता है रेवेन्यू उस वक्त हमारे रिकॉग्नाइज होंगे जब हम गुड्स को सोल्ड कर देंगे। ठीक है, या सर्विसेज को रेंडर कर देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है। बाकी अगर आपकी वैसे कोई एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने ये सेल करना, तो वो हमारा जो है ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उसने इस तरह से आइडिया दे दिया। एक्सपेंस अकाउंट की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस जो अकाउंट है इसको पहले भी हमने कहा था, एक्सपेंस हमारी क्या होती है जी, कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज होती हैं। यही होता है एक्सपेंस हमारे, कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। और हमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये कॉस्ट हर हाल में बेयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स हैं, आपके एम्प्लॉयज की सैलरीज है, एडवर्टाइजिंग है, रेंट है, यूटिलिटी बिल वगैरह है। ठीक है, तो ये जो व्हेन आ रिकॉर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम कब रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए मैचिंग प्रिंसिपल होता है। मैचिंग प्रिंसिपल यही बताता है कि जब आपको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हर हाल में जो एक्सपेंस करने पड़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसको मैच करके आप लिख लें। ठीक है, तो दैट जस्ट इट इज द कॉन्सेप्ट। ये लास्ट देखें, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफसेटिंग द expense against the revenue on the basis of cost and effect is called the matching principle। ठीक है, कि आपके पास इट्स प्रोड्यूसिंग जस्ट ऑफसेटिंग द एक्सपेंस अगेंस्ट द रेवेन्यू। रेवेन्यू प्रोड्यूस करने के लिए जो एक मजबूरी है कि हमें हर हाल में एक्सपेंस करने पड़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेंस वी विल मैच, कि हमें इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इतने एक्सपेंस करने पड़े, तो मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आप क्या करते हो, एक्सपेंस को एलोकेट करते हो। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग है क्या, इट इज आल्सो अ पॉलिसी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड व्हेन इट इज अर्न and recognizing the expense when the related goods and services are used is called the accrual based accounting। accrual based का है अकर हो जाना। इसमें मतलब ये है कि आप रेवेन्यू उस सूरत में लिखेंगे जब वो रिकॉग्नाइज हो जाए, और वो रिकॉग्नाइज जब कब होगा, जब अपनी प्रोडक्ट को आप सेल कर देंगे। इसी तरह से एक्सपेंस भी आप उसी वक्त रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जब वो आप सर्विसेज या गुड को क्या कर सकते हैं, यूज कर लेते हैं। यूटिलिटी बिल है जस्ट लाइक
आपने यूनिट कंज्यूम किए तो एक्सपेंस आपका अकर हुआ है, ठीक है। तो इन सारे सिनेरियोज को हम क्या कह रहे होते हैं, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है, जो कि एक करंट पीरियड के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक इवेंट्स को जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो करंट सिनेरियो में जो रियल रेवेन्यू जनरेट हो चुका है या एक्सपेंस हमारा जो है यूज हमने कर लिया उसको हम डील करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डेबिट क्रेडिट रूल, जैसे पहले बात की थी, ठीक है, और डिविडेंड एंड ट्रायल बैलेंस की बात उसने की हुई है। तो डेबिट क्रेडिट रूल दोबारा से जो है इसमें लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी आर रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, डिक्रीज इन ऑनर इक्विटी आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट, यही हमने बात की थी। तो रेवेन्यू इंक्रीज ऑनर इक्विटी, तो देयरफॉर वी विल कंसीडर इट इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट, और एक्सपेंस हमेशा हमारे डेबिट होते हैं, ये मैंने बताया था क्यों होते हैं एक्सपेंस, क्योंकि हमारे ऑनर इक्विटी को डिक्रीज कर रहे होते हैं इसलिए। और डिविडेंड अकाउंट है हमारा, ये एक सेपरेट अकाउंट होता है, ये वो पैसा है जो कि हम ऑनर को पैसा दे रहे होते हैं, लेकिन इससे हमारा पैसा स्टॉक होल्डर इक्विटी तो कम होगी ना, ठीक है। तो इस वजह से इसको डिविडेंड को भी जो है हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और कैश हमारा क्रेडिट हो जाता है, इसकी डिविडेंड की बात होगी। ट्रायल बैलेंस की पहले बात कर चुके हैं, दोबारा से यहाँ पे लिख दिया कि ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या होती है, कि ट्रायल बैलेंस में हमने ये कहा था कि ओवरऑल जो भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की हैं उसका डेबिट एंड जो क्रेडिट लेजर्स हैं, ठीक है, सम है, उनके आपस में मैच होने चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी उसमें इनकम स्टेटमेंट की जो ट्रांजैक्शन है उसको हम जो है डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये जो है हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। ठीक हो गया जी, चलें।